नमस्कार। आज हम बाजार के कुछ ताज़ा संकेतों और भारत के लिए जो रणनीतियां उभर रही हैं, उनकी गहराइयों में उतर रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास कई स्रोत हैं, वैश्विक रिपोर्ट्स हैं, भारतीय बाजार का विश्लेषण है, एफपीआई आंकड़े भी हैं। और हमारा मकसद है इन सभी बिखरे हुए सूत्रों को जोड़कर एक साफ तस्वीर पेश करना। बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि इन जटिल संकेतों को सरल बनाया जाए और समझा जाए कि हम जैसे बाजार पर नजर रखने वालों के लिए इसका असली मतलब क्या है। बिल्कुल, आज का माहौल ही ऐसा है जहां आप देखें वॉशिंगटन में क्या हो रहा है, बीजिंग से क्या आंकड़े आ रहे हैं, मुंबई में आरबीआई क्या संकेत दे रहा है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो हम आज इन कड़ियों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन सी बातें आने वाले हफ्ते में सबसे ज्यादा मायने रख सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले वैश्विक मंच पर नजर डालते हैं, जिसका असर सबसे ज्यादा महसूस होता है। अमेरिका में सरकारी कामकाज लगभग 40 दिनों से ठप पड़ा है, जिसे शटडाउन कहते हैं। हाँ, वो शटडाउन। इसका मतलब है कि जो महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े आने थे, जैसे महंगाई, सीपीआई, पीपीआई या नौकरियों के आंकड़े, वो शायद अगले हफ्ते फिर समय पर ना आए। और ये सिर्फ आंकड़ों की देरी की बात नहीं है। जब ठोस डेटा नहीं होता ना, तो बाजार अटकलों पर ज्यादा चलने लगता है। अच्छा। फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका के केंद्रीय बैंक के अधिकारियों की जो टिप्पणियां होती हैं, जिसे फेड स्पीक कहते हैं, जी। वो अचानक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हाँ। हर शब्द का वजन बढ़ जाता है। इससे होता यह है कि दुनिया भर में निवेशक थोड़ा जोखिम लेने से कतराते हैं और बाजार में अनिश्चितता और उतार चढ़ाव बना रहता है। ऐसा लगता है मानो बाजार एक पतली। हाँ, एक पतली डोर पर चल रहा हो। बिल्कुल। और ये अनिश्चितता शायद शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में दिखी भी। S&P 500 तो थोड़ा संभला, लेकिन नैस्डैक, जिसमें बड़ी टेक कंपनियां हैं, वो कमजोर पड़ गए। हाँ, क्या इसका सीधा असर भारत की आईटी कंपनियों पर दिखेगा? पूरी संभावना है। देखिए, भारतीय आईटी सेक्टर अमेरिकी अर्थव्यवस्था और खासकर वहां के टेक खर्च पर बहुत निर्भर है। सही बात है। तो नैस्डैक की कमजोरी यहाँ के आईटी शेयरों और उन तेजी से बढ़ने वाली नई पीढ़ी की टेक कंपनियों के सेंटीमेंट को ठंडा कर सकती है, कम से कम शुरुआत में तो जरूर। और फिर वो विदेशी निवेशकों की बिकवाली का डर भी बना रहता है। इसी से जुड़ा एक और अहम पहलू है MSCI का नवंबर रिव्यू। हाँ, वो भी है। MSCI यानी मॉर्गन स्टेनले कैपिटल इंटरनेशनल, जो इंडेक्स बनाती है। खबर है कि पेटीएम और 3 अन्य कंपनियों को इनके मुख्य इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है 24 नवंबर से। ये दिलचस्प है क्योंकि इसका असर अक्सर घोषणा के बाद और लागू होने की तारीख से पहले ही दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा। जो फंड्स एमएससीआई इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, उन्हें इन शेयरों को खरीदना होगा। तो हो सकता है सोमवार से ही इन शामिल होने वाले शेयरों में खरीदारी दिखे, और जो शेयर इंडेक्स से बाहर हो रहे हैं उनमें शायद बिकवाली का दबाव। इंडेक्स रीबैलेंसिंग का खेल। बिल्कुल वही। अच्छी बात यह है कि इससे एमएससीआई इंडेक्स में भारत का कुल वजन भी थोड़ा बढ़ेगा, करीब 15.5% हो जाएगा। ये भारतीय बाजार के लिए एक हल्की सी सकारात्मक हवा है। बहुत बड़ा बदलाव नहीं, पर फिर भी मददगार। ठीक है। अब अमेरिका से हटकर जरा चीन की ओर देखते हैं। वहां से भी कुछ आंकड़े आए हैं। अक्टूबर में महंगाई दर सीपीआई सिर्फ 0.2% बढ़ी साल दर साल, और पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उसमें गिरावट कम हुई है। इसे कैसे समझें? देखिए, चीन दुनिया में मेटल्स और कई केमिकल्स का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हाँ। तो पीपीआई में गिरावट का कम होना ये संकेत देता है कि शायद उत्पादकों पर लागत का दबाव थोड़ा हल्का हो रहा है और मांग में कुछ सुधार हो। ये इन सेक्टर्स के लिए एक मामूली सकारात्मक संकेत है। अच्छा। और साथ ही ये एशिया के दूसरे बाजारों के सेंटीमेंट को भी थोड़ा सहारा दे सकता है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था का असर तो पूरे क्षेत्र पर पड़ता ही है। ब्याज दरों और डॉलर का क्या हाल है? अमरीकी 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर यील्ड रिटर्न सप्ताहांत में लगभग 4.1% पर थी। ये हाल की ऊंचाई से तो काफी नीचे है। जी हाँ, नीचे आइए। कहा जा रहा है कि उभरते बाजारों जैसे भारत के लिए अच्छा है। बिल्कुल। जब अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स कम होती हैं, तो अक्सर डॉलर थोड़ा कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि कम रिटर्न पर विदेशी निवेशक अमेरिकी बॉन्ड्स में शायद उतना पैसा न लगाएं। तो डॉलर इंडेक्स DXY, जो डॉलर की ताकत मापता है, अगर वो कमजोर होता है तो ये भारतीय रुपए INR के लिए अच्छी खबर है। रुपया मजबूत हो सकता है? हाँ, हो सकता है। इसका सीधा फायदा उन भारतीय कंपनियों को होता है जो आयात करती हैं। आयात सस्ता हो जाता है, और उन सेक्टर्स को भी जो ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे बैंक,
एनबीएफसी, रियल एस्टेट, ऑटो, कर्ज का बोझ कम महसूस होता है। सोमवार सुबह DXY और रुपये की चाल पर नजर रखना अहम होगा। और कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड का भाव $63-64 प्रति बैरल के आसपास घूम रहा है। हाँ, उसी रेंज में है। खबर है कि ओपेक प्लस देशों ने 2026 की पहली तिमाही तक उत्पादन वृद्धि रोकने की योजना बनाई है, लेकिन साथ ही मध्यम अवधि में तेल की सप्लाई जरूरत से ज्यादा मतलब सरप्लस होने की बातें भी चल रही हैं। भारत के लिहाज से ये कीमतें कैसी हैं? भारत तो अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो तेल की कीमतों का हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा और बड़ा असर पड़ता है। अगर ब्रेंट क्रूड मान लीजिए $60-65 के दायरे में बना रहता है, तो ये भारत के मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कैसे? इससे महंगाई दर मतलब CPI काबू में रखने में मदद मिलेगी और हमारा चालू खाता घाटा CAD भी नियंत्रण में रहेगा। ये सरकार और RBI दोनों के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी। एक और चीज जो रिकॉर्ड स्तर पर है वो है सोना। सोना लगभग $4000 प्रति औंस के करीब कारोबार कर रहा है। क्या ये सिर्फ एक सुरक्षित निवेश का मामला है या कुछ और? सोना अक्सर तभी चमकता है जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है। इसे सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है। तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना साफ तौर पे ये दिखा रहा है कि निवेशक भू राजनीतिक तनाव जैसे युद्ध वगैरह और आर्थिक मंदी की आशंकाओं को लेकर चिंतित हैं। वो जोखिम से बच रहे हैं, मतलब रिस्क हेजिंग कर रहे हैं। इसका घरेलू स्तर पे क्या असर होता है, ज्वेलरीज वगैरह पे? यहाँ एक दिलचस्प समीकरण बनता है। घरेलू ज्वेलर्स के लिए सोने की ऊंची कीमतें उनकी मौजूदा इन्वेंट्री का मूल्य बढ़ा देती हैं, जो शॉर्ट टर्म में तो अच्छा है। हाँ, फायदा है। लेकिन अगर सोना लगातार महंगा होता जाता है तो ये आम लोगों के डिस्क्रेशनरी स्पेंड मतलब गैर जरूरी चीजों पर होने वाले खर्च को कम कर सकता है। अच्छा, लोग बाकी खर्च कम कर देंगे। हाँ, महंगे सोना खरीदने के चक्कर में बाकी खर्चों में कटौती कर सकते हैं, जिससे रिटेल बिक्री पर असर पड़ सकता है। और ये भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा ऊंचा सोना बाजार में एक तरह की छिपी हुई घबराहट या सतर्कता का भी संकेत देता है। बिल्कुल, ये वैश्विक संकेत तो काफी अहम है। अब अगर हम भारत की तरफ देखें तो यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हो रही हैं। एक बड़ी खबर ये है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPIs ने नवंबर महीने में अब तक करीब 12,600 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की है। ये एक बड़ी रकम है। हाँ, काफी बड़ी रकम है। अगर सोमवार को भी यही सिलसिला जारी रहा तो इसका सीधा मतलब है कि बाजार में ऊपर के स्तरों पर बिकवाली का दबाव बना रहेगा। जब भी बाजार थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, FPIs की तरफ से बिकवाली आ सकती है। खासकर किन सेक्टर्स में? खासकर फाइनेंशियल और IT शेयरों में, क्योंकि पिछले कुछ महीनों के आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं दो सेक्टरों से निकाला गया है। ओह, इसलिए सोमवार सुबह बाजार खुलने से ठीक पहले NSDL का जो रोज का डेटा आता है FPI का, उसे देखना बहुत जरूरी होगा। पता चलेगा कि शुक्रवार को उन्होंने खरीदारी की या बिकवाली जारी रखी। ठीक है। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से भी कुछ संदेश आ रहे हैं। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में बैंकों के बोर्ड की जवाबदेही पर जोर दिया और कहा कि वित्तीय स्थिरता ही हमारा ध्रुव तारा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, इस तरह के बयानों से ये तो साफ है कि RBI अभी मौद्रिक नीति में कोई बड़ा चौंकाने वाला कदम उठाने के मूड में नहीं है। लेकिन ये निश्चित रूप से संकेत देता है कि सुपरवाइजरी टाइटनेस यानी बैंकों और NBFCs पर रेगुलेटरी निगरानी और सख्ती जारी रहेगी। RBI चाहता है कि वित्तीय संस्थान मजबूत रहें और कोई फालतू का जोखिम ना लें। तो इसका असर क्या होगा? एक नतीजा ये हो सकता है कि जिन बैंकों और NBFCs में गवर्नेंस मतलब कामकाज के तौर तरीकों और पारदर्शिता को लेकर थोड़ी भी चिंता है, उन्हें बाजार में शायद कम भाव मिले। निवेशक अच्छी गवर्नेंस वाली साफ सुथरी कंपनियों को ज्यादा तरजीह देंगे और उन्हें गवर्नेंस प्रीमियम मिल सकता है, यानी इनका वैल्यूएशन बेहतर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये सुरक्षा की ओर उड़ान या फ्लाइट टू क्वालिटी का ही एक रूप है। सप्ताहांत में कुछ कंपनियों के दूसरी तिमाही Q2 FY26 के नतीजे भी आए हैं। पॉली मेडिक्योर, उषा मार्टिन, क्राफ्ट्समैन, अनंतराज जैसी कई कंपनियां। सोमवार को इन पर नजर रहेगी। हाँ, नतीजों का मौसम तो भी चली है। जिन कंपनियों के नतीजे उम्मीद से बेहतर या खराब आए हैं, उनके शेयरों में सोमवार को गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। सिर्फ मुनाफे का आंकड़ा देखना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। निवेशकों को एक्सचेंज फाइलिंग में जाकर मार्जिन, मैनेजमेंट की कमेंट्री, विदेशी मुद्रा का क्या असर हुआ और वर्किंग कैपिटल मतलब रोजमर्रा के कामकाज के लिए जरूरी पैसे की स्थिति, इन सब चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। कभी-कभी इनमें छुपी जानकारी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इस हफ्ते IPO बाजार भी गर्म रहने वाला है। हाँ, काफी हलचल है।
फिजिक्स वाला, एमबी, टेनेको क्लीन एयर इंडिया जैसे कई इशू आ रहे हैं मेन बोर्ड और एसएमई सेगमेंट दोनों में। पाइन लैब्स का आईपीओ भी आने की चर्चा है। आईपीओ बाजार में तेजी का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि ये सेकेंडरी बाजार से लिक्विडिटी मतलब पैसा खींच सकता है। अच्छा, कैसे? निवेशक अक्सर मौजूदा शेयरों को बेचकर आईपीओ में पैसा लगाते हैं, खासकर अगर आईपीओ को लेकर उत्साह ज्यादा हो। इसे लिक्विडिटी रोटेशन कहते हैं। इसका असर ये हो सकता है कि सेकेंडरी बाजार में खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अस्थायी तौर पर खरीदारी का जोर कम हो जाए। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से भी कुछ नियम कायदे चर्चा में हैं। जैसे क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स QSB के लिए नई समय सीमा, T+0 सेटलमेंट पर काम और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स IA के लिए सेकंड ओपिनियन की छूट। ये चीजें आम निवेशक को शायद छोटी लगे, पर क्या इनका कोई बड़ा मतलब है? ये भले ही पर्दे के पीछे के बदलाव लगे, लेकिन ये बाजार के ढांचे मतलब मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। QSB यानी बड़े ब्रोकर्स, उनके लिए नियमों का असर पूरी व्यवस्था पर पड़ता है। और ये T+0 सेटलमेंट? T+0 सेटलमेंट का मतलब है कि शेयर खरीदने या बेचने का सौदा उसी दिन पूरा हो जाए, पैसा और शेयर उसी दिन मिल जाएं। अभी T+1 यानी अगले दिन होता है। अच्छा। T+0 लागू होने से बाजार में पैसा ज्यादा तेजी से घूमेगा और सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये बदलाव भले ही धीरे धीरे हों, लेकिन ये ट्रेडिंग और सेटलमेंट करने वाली टीमों और ब्रोकिंग उद्योग के काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। तो इन सारे वैश्विक और घरेलू संकेतों को मिलाकर देखें तो अलग-अलग सेक्टर्स पर क्या असर पड़ने की उम्मीद है? चलिए एक सामरिक नजरिया लेते हैं। आईटी और नई पीढ़ी की टेक कंपनियों के लिए क्या लग रहा है? जैसा हमने पहले बात की, अमेरिकी टेक बाजार में नरदी और एफपीआई की बिकवाली का डर, इन दोनों वजहों से भारतीय आईटी और टेक शेयरों की शुरुआत थोड़ी दबाव में रह सकती है। हालांकि अगर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स नरम बनी रहती हैं, तो मजबूत फंडामेंटल वाली अच्छी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आने पर खरीदारी के मौके भी बन सकते हैं, लेकिन सावधानी जरूरी है। और सबसे संवेदनशील फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक्स, NBFCs। ये सेक्टर एफपीआई के रुख और आरबीआई की बातों पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया देगा। एफपीआई बिकवाली जारी रही तो दबाव बढ़ेगा। और गवर्नेंस वाली बात? हाँ, आरबीआई की गवर्नेंस पर सख्ती का मतलब है कि निवेशक यहाँ बहुत चुनकर पैसा लगाएंगे। उम्मीद यही है कि बड़े अच्छी क्वालिटी वाले निजी बैंक और मजबूत गवर्नेंस वाली बड़ी NBFCs मझोले या छोटी वित्तीय संस्थाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेंगी। यहाँ फ्लाइट टू क्वालिटी साफ दिखेगी। उन सेक्टर्स का क्या जो तेल की कीमतों पर निर्भर करते हैं, जैसे पेंट्स, एविएशन, कुछ केमिकल्स? इनके लिए तो कच्चे तेल की मौजूदा नरमी एक बड़ी राहत है। कच्चा तेल इनके लिए मुख्य कच्चा माल है। हाँ, तो मार्जिन सुधरेंगे? बिल्कुल, मार्जिन सुधरने की उम्मीद है। एविएशन सेक्टर के लिए एक और बात पर नजर रखनी होगी। अमेरिका में शटडाउन लंबा खिंचता है तो क्या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर कोई असर पड़ता है? हालांकि ये अभी सेंटीमेंट का मामला ज्यादा लगता है। मेटल्स और दूसरे मटेरियल सेक्टर, चीन के PPI आंकड़ों से कुछ उम्मीद बंधी थी। हाँ, चीन के आंकड़े मामूली सकारात्मक हैं, लेकिन ये सेक्टर अभी भी काफी हद तक वैश्विक मांग और घरेलू अर्थव्यवस्था की चाल पर निर्भर करेगा। चीन के आंकड़े अकेले काफी नहीं हैं। तो यहाँ शेयर विशेष रणनीति अपनानी होगी। मतलब कंपनियों की अपनी कमाई, उन पर कर्ज का बोझ, उनकी बैलेंस शीट की मजबूती, ये सब देखकर ही फैसला लेना होगा। गोल्ड इकोसिस्टम यानी जूलर्स और सोने से जुड़े रिटेलर्स, ये सोने की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों को बहुत करीब से देखेंगे। जैसा हमने कहा, छोटी अवधि में इन्वेंट्री पर फायदा, मार्क टू मार्केट गेन हो सकता है। लेकिन बिक्री? हाँ, लेकिन अगर रुपए में सोने की कीमतें लगातार इतनी ऊंची बनी रहती हैं, तो ग्राहकों की तरफ से खरीदारी की मात्रा मतलब वॉल्यूम्स पर असर पड़ना तय है। महंगा सोना खरीद की योजना को टालने पर मजबूर कर सकता है। और आखिर में वो शेयर जो MSCI इंडेक्स में शामिल हो रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं। आमतौर पर यही देखा गया है कि जिन शेयरों को इंडेक्स में शामिल किया जाता है, वे प्रभावी तारीख तक अच्छा प्रदर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसिव फंड्स और आर्बिट्राजेस इनमें खरीदारी करते हैं। इसके उलट जिन शेयरों को इंडेक्स से हटाया जाता है, उनमें बिकवाली का दबाव आता है, क्योंकि फंड्स को उन्हें बेचना पड़ता है। अच्छा। तो इस हफ्ते इन खास शेयरों में बड़ी ब्लॉक डील्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मतलब तेज रफ्तार ट्रेडिंग की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, खासकर बाजार बंद होने के आसपास। बहुत ही विस्तृत विश्लेषण। तो सोमवार सुबह जब बाजार खुले उससे ठीक पहले या शुरुआती घंटों में किन छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीजों पर खास नजर रखनी चाहिए? एक तरह की माइक्रो वॉच लिस्ट बना लेते हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो तुरंत संकेत दे सकती हैं। पहला, NSDL का FPI का दैनिक डेटा। क्या शुक्रवार को भी बिकवाली जारी रही या ट्रेंड बदला?
ये सेंटिमेंट के लिए अहम होगा। ठीक है, पहला ये। दूसरा, एक्सचेंज पर आने वाले नोटिस। अक्सर शुक्रवार देर रात या शनिवार को कंपनियां महत्वपूर्ण घोषणाएं करती हैं, जैसे कोई बड़ी ब्लॉक या बल्क डील हुई हो, प्रमोटरों ने शेयर गिरवी रखे हों या छुड़ाए हों, किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कंपनी की रेटिंग बदली हो, या प्रमोटरों ने खुद शेयर खरीदे या बेचे हों। इन्हें सुबह जरूर देख लेना चाहिए। ओके, दूसरा एक्सचेंज नोटिस। और तीसरा, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, डॉलर इंडेक्स DXY के मुकाबले भारतीय रुपए INR की ओपनिंग कैसी होती है। अगर अमेरिकी 10 साल की यील्ड 4.1% के आसपास शांत रहती है और DXY कमजोर खुलता है, तो ये रुपए के लिए अच्छा होगा। और इसका सकारात्मक असर आयातकों और ब्याज संवेदनशील शेयरों पर दिख सकता है। बिल्कुल, ये 3 चीजें सुबह का टोन सेट करने में मदद कर सकती हैं। तो ये था वैश्विक और भारतीय बाजार के संकेतों का एक मिला-जुला ताना भाना। हमने देखा कि कैसे अमेरिका के शटडाउन की अनिश्चितता, चीन के मिले-जुले आर्थिक संकेत, भारत में FPI की लगातार बिकवाली, RBI की सतर्कता और MSCI इंडेक्स में फेरबदल, हाँ, कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कई अलग-अलग कारक एक साथ मिलकर बाजार की दिशा और विभिन्न सेक्टर्स के प्रदर्शन को प्रभावित कर रहे हैं। ये वाकई एक जटिल पहेली है। बिल्कुल, ये विश्लेषण यही दिखाता है कि आज का बाजार कितना इंटरकनेक्टेड और गतिशील है। निवेशकों को रडार पर कितनी सारी चीजें रखनी पड़ती हैं। हर छोटे बड़े संकेत का अपना महत्व है और ये सब मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाते हैं। सही बात है। सिर्फ एक कारक को देखकर फैसला लेना मुश्किल है। हाँ, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचने में शायद मजा आए। हमने सोने की रिकॉर्ड ऊंचाई की बात की, जो साफ तौर पर जोखिम से बचाव दिखा रहा है। हाँ, रिस्क एवर्जन। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मौजूदा भू राजनीतिक तनाव या आर्थिक अनिश्चितता की वजह से है, या फिर कहीं ये उससे भी गहरी चिंता का संकेत तो नहीं दे रहा। शायद दुनिया की प्रमुख मुद्राओं जैसे डॉलर पर भरोसे में कमी या लंबी अवधि में महंगाई के काबू से बाहर जाने का डर, जिसके बारे में इन स्रोतों में सीधे तौर पर चर्चा नहीं हुई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल है। असल में सोने की चाल अक्सर उन आर्थिक और वित्तीय चिंताओं की तरफ इशारा करती है जो सतह पर तुरंत दिखाई नहीं देती। ये सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य, मुद्रा के भविष्य और निवेशकों के गहरे डर पर एक टिप्पणी भी हो सकती है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल। तो अगली बार तक इन संकेतों पर अपनी नजर बनाए रखें। जी हाँ, बनाए रखें।